जय हिंद दोस्तों, बायन एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर लेके उपस्थित हो चुके हैं बाल विकास का क्लास 7। इससे पहले के 6 क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं चैनल पे। यदि आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर से ज़रूर उनको जाके देखें, क्योंकि इसमें हमने 600 क्वेश्चन कवर कर चुका है। आज हम 601 से 700 तक के क्वेश्चन कवर करेंगे। ये हमारा 1000 क्वेश्चन का सीरीज है, जिसमें से 7वां क्लास ये रहेगा। दोस्तों, यह मध्य प्रदेश में जितने भी शिक्षक एग्ज़ाम होते हैं या फिर अदर स्टेट में जो टीईटी एग्ज़ाम होते हैं, या सेंट्रल लेवल में जो सीटीईटी का एग्ज़ाम होता है, टीचर के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें सभी में बाल विकास पूछा ही जाता है। उन सभी को ध्यान में रखते हुए हमने एक सुपर फास्ट रिवीजन वीडियो बनाया है, जिसमें हम फटाफट हर क्वेश्चन को रिवीजन करते हुए चलेंगे। यदि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एग्ज़ाम से पहले ये वीडियो ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलते हैं, टाइम पास ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये पहला जैसे ही नेक्स्ट पार्ट अपलोड हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चल के देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? आपके ऑप्शन है, 1 विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं। 2 नंबर है, सभी की विकास दर समान नहीं होती। 3 है, विकास हमेशा रेखीय होता है। और 4, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, सभी की विकास दर समान नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुत विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? आपके ऑप्शन है, 1 विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। 2 विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। 3 विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं। और 4 विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, विकास जो है सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन है, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक होता है। या ऑप्शन 2 बोल रहा है, विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। 3 विद्यार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। या 4 खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, खेलना जो है संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण है, कौन सा गुण है जो आदर्श अध्यापक में उपस्थित होना चाहिए? आपके ऑप्शन है, 1 लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण। 2 विषय वस्तु पर अधिकार। 3 बाल मनोविज्ञान का ज्ञान। या 4 ये सभी। तो एक आदर्श शिक्षक पर कौन कौन से गुण होना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 ये सभी। ये तीनों गुण जो हैं ऊपर में, वो सारे गुण एक आदर्श टीचर के लिए ज़रूरी होते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। एक अध्यापक या अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग अपने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। अपने अनुमान लगाया कि उसने क्या किया? अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। क्या अनुमान लगा रहे हैं? कि वह जो हीरे का चित्र होता है उसको बनाने में कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? तो उनको ऐसा कैसे लगा, किस सिद्धांत के आधार पर उन्होंने ये अनुमान लगाया कि उसको कठिनाई हो रही है हीरे के चित्र को बनाने में? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, 1 विकास निरंतरी होता रहता है। या 2 अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। आपके तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। या ऑप्शन 4 क्या कह रहा है, विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 3 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, एक विकास जो है एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बालक मुक्त रूप से चिल्लाता है। क्या करता है? जब पहली बार कोई बालक पूर्व विद्यालय में आता है तो क्या करता है? चिल्लाता है, रोता है। तो 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की मांसपेशियां जो पेशियां हैं तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक जो आधार हो सकता है? यदि आपको क्वेश्चन पढ़ने में कठिनाई होती होगी, जल्दी जल्दी हम पढ़ा रहे हैं
तो आप लोग वीडियो को पॉज करके फिर अच्छे से पढ़िए और उसका सही सही जवाब दीजिए। आपके ऑप्शन क्या क्या हैं बताते हैं। विकास क्रमिक प्रकार से होता है, 1 नंबर में है। 2 नंबर क्या कह रहा है, विकास निरंतरी होता रहता है। 3 नंबर अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न भिन्न रूप से होता है। ये 4 कह रहा है विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण होते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। ऑप्शन है बालक का, 2 अध्यापक का, 3 अभिभावक का या 4 प्रशासक का। तो किसका एक प्रमुख स्थान होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 बालक का एक प्रमुख स्थान होता है बाल मनोविज्ञान में। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। आपके ऑप्शन है विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है, या 2 कह रहा है ऑप्शन विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। ऑप्शन 3 क्या कह रहा है, अनुभव विकास का एकमात्र निरार्थक है। और 4 नंबर कह रहा है विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 जो है विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। जो सिद्धांत नहीं है उसको हमको चयन करना है। आपके ऑप्शन है 1 विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, 2 सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होता है, 3 सभी विकास तथा अधिगमन एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, या 4 सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। इनमें से कौन सा एक जो है विकास का सिद्धांत नहीं है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 ये एक विकास का सही सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। फिर से हमको वही नहीं वाला ऑप्शन चयन करना है। आपके ऑप्शन है 1 विकास संशोधन योग्य होता है, 2 विकास केवल संस्कृत से शामिल और निर्धारित होता है, या 3 विकास जीवन पर्यंत होता है, और 4 कह रहा है विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। इनमें से एक गलत कथन है, उसको चयन करना है जो सिद्धांत नहीं है विकास का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 विकास केवल संस्कृत से शामिल और निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। आपके ऑप्शन है 1 निरंतरता का सिद्धांत, 2 वर्गीकरण का सिद्धांत, 3 समन्वयन का सिद्धांत, या 4 वैयक्तिकता का सिद्धांत। इनमें से कौन सा जो है सिद्धांतों से संबंधित नहीं है विकास के सिद्धांतों से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 वर्गीकरण का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। आपके ऑप्शन है 1 केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, 2 केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, या 3 केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, या 4 कह रहा है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन। तो बाल मनोविज्ञान क्या कहलाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन क्या कहलाता है, बाल विकास कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है आनुवांशिकता, 2 वातावरण, 3 सामाजिकता, और 4 सहोपकारिता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आनुवांशिकता, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमको प्रदान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वंशानुगत व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। दिया गया कथन निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का है। आपके ऑप्शन है 1 D.N. झा, 2 B.N. झा, या 3 वुडवर्थ, और 4 क्या कह रहा है P. जिस्बर्ट। किस वैज्ञानिक ने यह कथन कहा कि वंशानुगम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग होता है। ये कहने वाले वैज्ञानिक कौन है। इसका सही जवाब आपको चुनना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी B.N. झा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों आप लोगों को जो भी सही जवाब पता रहे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करिए। इससे आपकी जानकारी का अनुभव होगा कि आपको कितना क्वेश्चन आता है, और आपका लास्ट में स्कोर भी पता चल जाएगा कि आपको कितना क्वेश्चन बन रहा है और कितना आपने पढ़ाई किया है। तो इसके लिए आप एक नोटबुक में अपना सही जवाब मतलब उसका सही आंसर चयन करके लिख सकते हैं और लास्ट में अपना स्कोर देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जीव सांख्यिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया है।
आपके ऑप्शन इस प्रकार है। ए फ्रांसिस गाल्टन ने, 2 सोरेनसन ने, या 3 लैमार्क ने, या 4 लेविनकर्ट ने। तो किसने किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 फ्रांसिस गाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य अर्थात गलत हमको जो है उसको चयन करना है। चलते हैं ऑप्शन की ओर। 1 नंबर कह रहा है बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत का प्रतिपादन बीजमैन ने किया है। 2 कह रहा है माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना आनुवंशिकता का विशेष लक्षण होता है। 3 कह रहा है पुरुषों में यक्ष गुणसूत्र पाया जाता है। और 4 कह रहा है माता पिता के चरित्र का प्रभाव उनके बच्चों पर भी पड़ता है। इनमें से असत्य क्या है? इसको सही जवाब चुनना है आपको। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 जो है ये गलत है, क्योंकि महिलाओं में यक्ष गुणसूत्र होते हैं, पुरुषों में यक्ष वायु होते हैं। तो यह एक गलत जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए हुए हैं, इनको ध्यान से आपको पढ़ना है और आगे उसका सही जवाब देना है। पहला कथन कह रहा है वातावरण व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करता है। 2 है ऑप्शन कथन 2 कह रहा है आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास पर पड़ता है। और तीसरा कथन कह रहा है बालकों के विकास में उसके परिवेश अर्थात परिवार, समाज एवं आस पड़ोस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अब हमको चयन करना है कौन सा सही है कौन सा गलत। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। 4 नंबर हमारा सही है। 3 कथन जो दिए हैं सभी सही हैं, ठीक है ना। 3 ही कथन दिए गए हैं, उनमें से सारा कथन हमारा सही है। आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों के बीच में क्या रिलेशन है बताना है। आपके ऑप्शन है 1 एक दूसरे से अलग हैं, 2 एक दूसरे से पूरक हैं, 3 कहा नहीं जा सकता और 4 विवाद का विषय है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बालकों की बुद्धिमत्ता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? आपके ऑप्शन है 1 ज्ञानवर्धन के लिए पारिवारिक भ्रमण पर, या 2 पारिवारिक परिवेश पर, या 3 किसी प्रकार वे अपने पर्यावरण का प्रयोग करते हैं, और 4 कह रहा है प्रारंभिक जीवन में घर में की गई पढ़ाई पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 पारिवारिक परिवेश पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुगत प्रभाव बालकों पर पड़ता है? आपके ऑप्शन है 1 शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव पड़ता है, 2 चरित्र पर प्रभाव पड़ता है, या 3 बुद्धि पर प्रभाव, और 4 कह रहा है उपरोक्त सभी पर प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी पर प्रभाव पड़ता है वंशानुगत का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा वातावरण के संदर्भ में सुमेलित नहीं है, अर्थात जो गलत जोड़ा है उसको हमको चयन करना है। आपके ऑप्शन है 1 नंबर में प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव क्लार्क ने दिया, या 2 बुद्धि पर प्रभाव कैंडोल, और 3 कह रहा है व्यक्तित्व पर प्रभाव वुडवर्थ, या 4 मानसिक विकास पर प्रभाव गॉर्डन। इसमें से एक गलत है, उसको चयन करना है आपको। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 व्यक्तित्व पर प्रभाव वुडवर्थ ने ऐसा नहीं कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 1 केवल यक्ष, या 2 केवल वाई, 3 यक्ष और वाई दोनों, और 4 कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता भी होगा कि गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 यक्ष और वाई दोनों होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी एक आनुवंशिक बीमारी है? आपके ऑप्शन है 1 खसरा, 2 रंगों को पहचानने की अंधता, 3 पीलिया, या 4 डायरिया। तो जो हमको आनुवंशिकता से प्राप्त होती है ऐसी बीमारी कौन सी है? आपके सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 जो कलर ब्लाइंडनेस होता है, रंगों को पहचानने की अंधता होती है, ये आनुवंशिक बीमारी होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बालकों के आनुवंशिक गुण उनकी बुद्धि वृद्धि एवं विकास दोनों को प्रभावित करती है। जो आनुवंशिक गुण आते हैं हमको पूर्वजों से, तो उनका प्रभाव किसमें पड़ता है? वृद्धि एवं विकास दोनों पर पड़ता है। पहला कथन ये कह रहा है। दूसरा कथन क्या कह रहा है? आनुवंशिक गुणों के निर्धारण में गुणसूत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब आपको बताना है कि पहला और दूसरा कथन में से कौन से कथन गलत हैं, सही है, क्या है। आपके ऑप्शन है केवल 1 नंबर कथन सही है,
या केवल दो, और एक और दो दोनों सही हैं, या ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, केवल एक और दो दोनों कथन क्या हैं, सही हैं। ठीक है ना, दोनों हमारे कथन क्या हैं, सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता को खाली स्थान भरना है सामाजिक संरचना माना जाता है। किसका सामाजिक संरचना माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए गौण, और ऑप्शन 2 है गत्यात्मक, 3 स्थिर, ये 4 प्राथमिक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 स्थिर। स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बालक के चरित्र का विकास किसके द्वारा होता है? आपके ऑप्शन है 1 इच्छा शक्ति के द्वारा, 2 बर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा, 3 नैतिकता के द्वारा, या 4 इन सभी के द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 इन सभी के द्वारा बालक के चरित्र का विकास होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है किसका? आपके ऑप्शन है 1 पर्यावरण के साथ का, या 3 यहाँ थोड़ा क्रम चेंज हो गया है, 3 प्रकृति के साथ का, 2 जीवन के साथ का, या 4 ये सभी के साथ का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 इन सभी के साथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। आपके ऑप्शन है 1 वंशानुक्रम, 2 परिवार का वातावरण, 3 परिवार की सामाजिक स्थिति, या 4 उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता के वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। ये तो आप लोगों को सभी को पता है क्या कहा जाता है, फिर भी आपके ऑप्शन है 1 पर्यावरण, 2 जीन, 3 आनुवंशिकता, या 4 होम्योस्टेसिस। क्या कहा जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 आनुवंशिकता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, कहलाता है। क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है 1 परिवेश का प्रभाव, 2 हावर्थोन का प्रभाव, या 3 प्रभाव का नियम, ये 4 प्रतिलोम परिवेश का प्रभाव। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 परिवेश का प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। आपके ऑप्शन है केवल आनुवंशिकता का, 2 पालन पोषण और शिक्षा का, 3 आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, या 4 केवल वातावरण का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद ले लिया जाता है। एक भाई को धनाढ्य परिवार द्वारा गोद ले लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा गोद लिया जाता है। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकन होने की सर्वाधिक संभावना होगी? मतलब यदि एक भाई को अमीर परिवार गोद लेता है और दूसरे को गरीब परिवार गोद लेता है, तो 1 साल बाद यदि उनका जो अवलोकन हो बुद्धि का, तो उनमें क्या फ़र्क आएगा आपको बताना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला, धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, मतलब अधिक बुद्धिशाली होगा निर्धन वाला। या ऑप्शन 2 कह रहा है सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करती, मतलब कह रहा है कि बुद्धि किसी अमीर या गरीब को नहीं देखती है, उससे कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन 3 कह रहा है निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। इसमें क्या कह रहा है कि निर्धन वाला कम अंक प्राप्त करेगा, मतलब उसके पास कम बुद्धि होगी, और धनी परिवार वाला व्यक्ति जो है लड़का, वो अधिक अंक प्राप्त करेगा बुद्धि के मामले में। और 4 अंक क्या कह रहा है? 4 ऑप्शन आपका दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे, अर्थात दोनों का बुद्धि समान होगी। अब आपको बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक, जो लब्धांक को प्रभावित नहीं करते। बुद्धि लब्धांक जो है सामाजिक आर्थिक स्तर को मतलब उससे कोई इसका लेना देना नहीं होता। ठीक है ना, कि यदि अमीर है तो ज़्यादा बुद्धि होगी और गरीब है तो कम बुद्धि होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, इससे कोई मतलब नहीं होता बुद्धि का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? आपके ऑप्शन है 1 आँखों का रंग, 2 सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, या 3 समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिभूति, और 4 कह रहा है चिंतन पैटर्न। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 आँखों का रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से खाली स्थान भरना है के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। आपके ऑप्शन है 1
पौष्टिकता की गुणवत्ता, 2 संस्कृत, 3 शिक्षा की गुणवत्ता या 4 शारीरिक गठन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 शारीरिक गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को हमको चयन करना है। आपकी ऑप्शन है 1, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50% जो 50-50% योगदान रखते हैं। ऑप्शन 2 कह रहा है समवयस्कों और पितृेक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। 3 नंबर है आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं। और ऑप्शन 4 कह रहा है सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। इसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। समवयस्कों और पितृेक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संस्कृत पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? आपके ऑप्शन है 1, संस्कृत की निरंतरता को बनाए रखना, 2, संस्कृत के हस्तांतरण में सहायता करता है, या 3, संस्कृत का परिष्करण करता है, या 4, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। अर्थात जितने भी हमारे कारण दिए गए हैं वो सभी प्रभावित करते हैं। यदि कोई शिक्षित व्यक्ति है या शिक्षित समाज है तो संस्कृत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको सत्य जो जवाब है उसको चयन करना है। आपके ऑप्शन है 1, आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, गोद लिए गए बच्चों का वह ही बुद्धि लब्धांक होता है जो गोद लिए गए उनके सगे भाई बहनों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। और ऑप्शन 4 है, विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 क्या कह रहा है? आनुवंशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित नहीं करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? ऑप्शन है 1 नंबर, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षित प्रभाव परिवर्तनशील है, या 2 नंबर कह रहा है भारत सरकार की विभेदात्मक क्षतिपूर्ति संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। 3 नंबर कह रहा है परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तन हो सकता है। और ऑप्शन 4 कह रहा है व्यवहारवाद के सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। ठीक है ना? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, विकास के विभिन्न क्षेत्र में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्ष प्रभाव परिवर्तनशील होता है। दोस्तों आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छे से क्वेश्चन पहले पढ़ा करिएगा। जो भी थोड़ा क्वेश्चन लेंदी लगे तो उनको अच्छे से पढ़िए, फिर उसका जवाब दिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके ऑप्शन है 1, वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है, या 2, विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतरक्रिया का परिणाम होता है, या 3 नंबर कह रहा है वंशानुक्रम जो क्रम है व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन होता है, और 4 नंबर कह रहा है माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम कहलाता है। इसमें से कौन सा सही नहीं है वो चयन करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। ये एक गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है, फिर खाली स्थान भरना है आपको, का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करता है या करना है। आपके ऑप्शन है 1 क्षेत्र, बी मौसम, 3 क्या कह रहा है वातावरण, या 4 जलवायु। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 वातावरण। अगला क्वेश्चन है वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्न में से कौन सा है? जो गलत कथन है उसको चयन करना है। गलत कथन बहुत से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से हमको गलत कथन चयन करना होता है क्योंकि उसमें हमको कन्फ्यूजन होता है। इसलिए जो एग्जामिनर है वो हमेशा ऐसे क्वेश्चन देता है जिसमें हमको गलत कथन का चयन करना पड़ता है। इसलिए आप लोग सावधानी से क्वेश्चन पढ़िए और उसमें से गलत कथन कौन सा है उसको चयन करिए। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इसमें आपके ऑप्शन है 1 वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारण करता है, या 2 यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, 3 यह जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान देता है,
और 4 कह रहा है इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं समावेशित होती हैं। तो इसमें से कौन सा गलत कथन है उसको चयन करना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, ये गलत कथन हो जाएगा। आप लोग ध्यान से पढ़िए फिर उसका जवाब दिया करिएगा, कोई गलत जवाब मत दीजिएगा क्योंकि इससे आपके नंबर कट जाएंगे और आपको फिर लास्ट में पता चलता है कि ये कितना इजी क्वेश्चन था, बस हमने थोड़ा पढ़ने में जल्दीबाजी कर दी, इसके वजह से हमने गलत जवाब दे दिया। तो नहीं वाला जवाब तो बिल्कुल एग्जैक्ट ध्यान से पढ़ के ही दीजिएगा, क्योंकि नहीं तुरंत छूट जाता है पढ़ते समय और हमको लगता है कि सही जवाब देना है और हम तुरंत सही जवाब दे के चले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है। आपके ऑप्शन है एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। ये तो सही बात है, आप लोग समझ भी रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में चलते हैं। ऑप्शन 2 क्या कह रहा है, बच्चे आनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हों। ये तो गलत है। चलते हैं तीसरे में, एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशी प्रभाव का बहुत कम महत्व होता है, वह प्राथमिक रूप से आनुवांशिक रूप से निर्धारित होता है। यह चौथा कह रहा है, आनुवांशिकता एक परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे में गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। तो इसमें से कौन सा सही है, उपयुक्त कौन सा है, आपको कौन सा उपयुक्त लग रहा है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं और दोनों क्या करते हैं, विकास को प्रभावित करते हैं, बच्चे के विकास को दोनों प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्यक्तित्व विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। कौन एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, हमको खाली जगह में भरना है। आनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण, या 2 परीक्षाओं की संख्या, या 3 आनुवांशिकता, या 4 वातावरण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 आनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्वावृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था में ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है, क्या दर्शाता है? आपके ऑप्शन है 1 क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत प्रक्रिया है। ऑप्शन 2 कह रहा है भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव, और 3 कह रहा है प्रकृति और पोषण पर बहस। 4 नंबर है बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा। इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा एक सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवांशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है या किस प्रकार से ठीक लग रहा है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 1 ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवांशिक पदार्थ की व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। और अगला कथन कह रहा है ठीक नहीं है, क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। और अगला हमारा क्या कह रहा है 3 नंबर, ठीक नहीं है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है ना, क्या करता है, विकास में वातावरण का प्रभाव पड़ सकता है। और लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है 4 नंबर, ठीक है क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवांशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध कर चुके हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता प्रदर्शित करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रक्रिया का परिणाम होंगी। ये आप लोग भी जानते हैं कि जिसके माता पिता जैसे होते हैं उनके बच्चों में वैसा लक्षण उत्पन्न होता है। आपके ऑप्शन है 1 वृद्धि और विकास, 2 स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, 3 अनुशासन और पौष्टिकता, और 4 अनुशासन और पर्यावरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 अनुशासन और पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? प्रकृति पोषण जो विवाद है उसमें प्रकृति से क्या अभिप्राय है बताना है। आपके ऑप्शन है 1 जैविक विशिष्टताएं या
वंशानुक्रम सूचनाएं। 2 नंबर कह रहा है एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, और 3 नंबर कह रहा है भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ। 4 कह रहा है हमारे आसपास का वातावरण। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ 2 खाली जगह हैं, पहले हम लोग इसका सही जवाब जान लेते हैं क्योंकि पढ़ने में आसानी होगी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, इसका सही जवाब है, ठीक है ना। अब चलते हैं इसके वाक्य में, तब क्लियर होगा क्या कह रहा है। वंशानुक्रम तथा पर्यावरण का विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों का और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है, अर्थात इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 वंशानुक्रम और पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल है, जो इसमें से कौन सा जो है जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल। आपके ऑप्शन है 1 समानता, 2 है निरंतरता, 3 वंशानुक्रम या 4 युत्सा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 वंशानुक्रम। जो वंशानुक्रम है जन्मजात और वैयक्तिक गुणों का योगफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उनके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है, क्या कहलाता है। आपके ऑप्शन है 1 व्यक्तित्व, 2 समायोजन, 3 संवेदना या 4 चरित्र। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 व्यक्तित्व कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। समान पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, जबकि समान महिलाओं में क्या होते हैं। जो महिलाएं होती हैं उनमें कौन सा गुणसूत्र होता है। इसका सही जवाब आप लोगों को पता भी होगा। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं एक्स एक्स गुणसूत्र, 2 नंबर कह रहा है एक्स वाई वाई गुणसूत्र, 3 नंबर ट्रिपल एक्स गुणसूत्र या 4 एक्स गुणसूत्र। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। जो महिलाओं में एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था। किस वैज्ञानिक ने ऐसा कहा। जो वातावरण है वह बाहरी शक्ति है जो हमको क्या करती है, प्रभावित करती है। आपके ऑप्शन है 1 वुडवर्थ ने, 2 रास ने, 3 एनास्टसी ने या 4 इनमें से किसी ने नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 रॉस जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सामाजिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपके ऑप्शन है 1 परिवार की, 2 समाज की, 3 समुदाय की या 4 इनमें से सभी की। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 ये सभी भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सामाजिकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। सामाजिकरण के संदर्भ में यह कथन निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का है। आपके ऑप्शन है 1 फिशर का, 2 रास का, 3 जॉनसन का या 4 किम्बन यंग का। तो किसका यह कथन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 जॉनसन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिकरण की नहीं है। आपके ऑप्शन है 1 सामाजिकरण सीखने की एक प्रक्रिया है। कथन 2 है सामाजिकरण संस्कृत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करता है। और 3 कह रहा है सामाजिकरण व्यक्ति को एक जैविकी प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाता है। और 4 नंबर कह रहा है व्यक्ति के सामाजिकरण में समुदाय की कोई भूमिका नहीं होती। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 व्यक्ति के सामाजिकरण में समुदाय की कोई भूमिका नहीं होती। यह एक गलत जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जो कथन दिए हुए हैं इन पर अच्छे से विचार करके ध्यान से पढ़ना है। आपके ऑप्शन है प्राथमिक सामाजिकरण के माध्यम से बालक अपने जीवन की शुरुआत करता है। कथन 2 है प्राथमिक सामाजिकरण के मुख्य अभिकर्ता के रूप में परिवार एवं मित्रों की भूमिका होती है। और 3 नंबर कह रहा है द्वितीय सामाजिकरण के रूप में विद्यालय, खेल का मैदान एवं पड़ोसियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब बताना है कि सामाजिकरण के संदर्भ में उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1 नंबर, केवल 1 और 3 और केवल 2 3 या इनमें से सभी। तो कौन सा सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 ये सभी कथन जो है सही हैं, ठीक है। मतलब ये जो तीनों कथन दिए गए हैं ये हमारे सही कथन हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। आपके ऑप्शन है 1 शैशवावस्था में बच्चे पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर करते हैं। 2 प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों में सहयोग एवं सहानुभूति की भावना का विकास होता है। 3 नंबर कह रहा है किशोरावस्था सामाजिकरण की जटिल अवस्था नहीं है। अब बताना है सामाजिकरण की अवस्था के संदर्भ में उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब सही जो नहीं है उस कथन को हमको चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं 1 नंबर 1 और 2 जो है गलत है, 2 3 गलत हैं, या 3 नंबर कह रहा है केवल 2 गलत है, और 4 नंबर कह रहा है केवल 3 नंबर गलत है।
इसमें से हमारा सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। जो 3 नंबर कथन है वो हमारा गलत कथन है, ठीक है ना, ये 3 नंबर वाला गलत है, ठीक, जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था, मनोवैज्ञानिक ने किया था, किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन है 1 किंगन यंग द्वारा, किम्बल यंग द्वारा, 2 एरिक एरिक्सन द्वारा, 3 वुडवर्थ द्वारा या 4 वाइगोत्स्की द्वारा। किसको द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 एरिक एरिक्सन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। परिस्थिति परक जो सिद्धांत के अंतर्गत जब कोई बालक सामाजिक मूल तथा सामाजिक आर्थिक स्तर पर समायोजन करता है तो वह बालक किस मंडल में है? बताना है कि वह बालक किस मंडल में होता है। आपके ऑप्शन है 1 बृहत मंडल, 2 लघु मंडल, 3 घटना मंडल या 4 मध्य मंडल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 बृहत मंडल में रहता है वो बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? आपके ऑप्शन है 1 सिगमंड फ्रायड, 2 नंबर कह रहा है एरिक्सन, 3 लेविन कर्ट और 4 नंबर कह रहा है डोलार्ड एवं मिलर ने। तो किस वैज्ञानिक ने जो मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 सिगमंड और फ्रायड, सिगमंड फ्रायड ने किया था। ये दोनों एक ही हैं, सिगमंड फ्रायड अलग अलग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से सिगमंड फ्रायड के किस तत्व के अंतर्गत मानव में नैतिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का विकास होता है? आपके ऑप्शन है 1 इदम में, बी या 2 जिसको हम बोलेंगे अहम में, 3 परा अहम में या 4 ये सभी में। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 परा अहम में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में विचार कीजिए, अच्छे से विचार करना है और फिर जवाब देना है। कथन 1 है बालकों के सामाजिकरण पर पालन पोषण का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कथन 2 कह रहा है बालकों के सामाजिकरण के संदर्भ में परिवार नामक संस्था को प्रथम पाठशाला माना गया है। 3 नंबर कथन है धर्म का सामाजिकरण से कोई संबंध नहीं होता। अब बताना है कि सामाजिकरण के संदर्भ में उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। 1 नंबर 1 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 2 सही है या इनमें से सभी सही हैं। अब सही जवाब आपको बताना है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 1 और 2 जो कथन है सही हैं, ठीक है ना। 1 और 2 जो कथन हमारे हैं वो दोनों सही हैं और 3 नंबर गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब फिर से आया नहीं वाला, हमको नहीं वाला मतलब गलत कथन सही चयन करना है। चलते हैं कथन की ओर। 1 नंबर कह रहा है विद्यालय शिक्षा का औपचारिक साधन होने के साथ साथ यह बालकों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करता है। 2 नंबर कथन कह रहा है परिवार एवं समाज में अनुकूलन होने की प्रक्रिया को समायोजन कहते हैं। 3 नंबर कह रहा है बालकों के सामाजिकरण में उनके मित्र समूहों की भूमिका नहीं होती। और 4 नंबर कह रहा है खेल के माध्यम से बालकों में सामूहिक नेतृत्व की भावना का विकास होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 जो कि एक गलत कथन है। बालकों के सामाजिकरण में उनके मित्र समूहों की भूमिका नहीं होती, जो कि एक गलत कथन है। सबसे ज़्यादा तो भूमिका इन्हीं की होती है, जो कि दोस्त क्या करते हैं, बिगाड़ देते हैं बच्चों के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। फिर से एक कथन है, इसमें विचार करना है ढंग से और फिर उसका जवाब देना है। शिक्षा एक मुख्य उद्देश्य समाज में योग्य नागरिकों का निर्माण करना है, ठीक। 2 नंबर कथन कह रहा है शिक्षकों का नैतिक कर्तव्य है कि वह बालकों में शिक्षा के द्वारा सामाजिकरण का विकास करें ताकि बालकों में आदर्श मूल्यों एवं सांस्कृतिक मूल्यों का विकास हो सके। अब बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही कथन सही है। अब सही कथन हमको चयन करना है। ऑप्शन क्या क्या है आपके? 1 नंबर कह रहा है केवल 1 नंबर सही है कथन, 2 नंबर सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं, या ऑप्शन 4 कह रहा है ना तो 1 और ना ही 2 कथन सही हैं। अब बताना है आपको कौन कौन से कथन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 1 और 2 दोनों कथन हमारे सही कथन हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण का होता है, कौन सा सामाजिकरण सबसे जटिल और गहन होता है? आपको चयन करना है। आपका ऑप्शन है किशोरावस्था के दौरान, 2 पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, 3 प्रौढ़ावस्था के दौरान या 4 व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो गहन और जटिल सामाजिकरण कब होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 किशोरावस्था के दौरान। सबसे ज़्यादा किशोरावस्था में ही पैर डगमगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? आपके ऑप्शन 1 निषेधात्मक, 2 अग्रसक्रिय, 3 संवेदात्मक या 4 उदासीन।
किस तरह की भूमिका होनी चाहिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 संवेदात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? आपके ऑप्शन 1 यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाता है, या 2 यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा क्योंकि उनको पढ़ाना नहीं पड़ेगा, 3 यह समय बिताने में सहायक होता है, और 4 नंबर कह रहा है यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करता है। खेलना एक सहयोग और संतुलन का विकास करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। परिवार एक साधन है, किसका साधन है? आपके ऑप्शन है 1 अनौपचारिक शिक्षा का, किसका? अनौपचारिक शिक्षा का, 2 औपचारिक शिक्षा का, 3 गैर औपचारिक शिक्षा का, या 4 दूरस्थ शिक्षा का। जो परिवार है वो किस प्रकार का साधन होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 अनौपचारिक शिक्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक शिक्षक विद्यार्थी मूल्यों को विकसित कर सकता है। जो एक शिक्षक होता है वो विद्यार्थी में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। किस प्रकार से? आपके ऑप्शन है 1 महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, 2 अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, 3 आदर्श रूप में बर्ताव कर, या 4 उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। किस प्रकार से उनको सामाजिक मूल्य जो है विकसित करेगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 आदर्श रूप से बर्ताव करके उनमें सामाजिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता वो कौन सी है? आपके ऑप्शन है 1 उत्तरदायित्व की अनुभूति, 2 ईमानदारी, 3 सहभागिता, या 4 आज्ञाकारिता। एक विद्यार्थी के लिए सबसे अच्छी बात क्या हो जाएगी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 आज्ञाकारिता। वह आज्ञा माने अपने बड़ों की। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एवं बर्फ की बड़ी चट्टानों के समान है? जो मानव मस्तिष्क है वो कैसे है? बर्फ की बड़ी चट्टानों के समान है, जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं। आपके ऑप्शन है 1 गुण सिद्धांत, 2 प्रकार सिद्धांत, 3 मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, या 4 व्यवहारवाद का सिद्धांत। किसके द्वारा ऐसा कहा गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? आपके ऑप्शन है 1 परिवार, 2 विद्यालय, 3 पड़ोस, या 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 परिवार। परिवार सबसे ज़्यादा हस्तांतरण में सहयोग करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। आपके ऑप्शन है 1 अलगाव से, 2 भीड़ से, और 3 नंबर क्या कह रहा है? संपर्क से, और 4 दृश्य श्रव्य सामग्री से। तो किससे आरंभ होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 जो है इसका सही जवाब होगा, जो कि क्रम मिस्टेक हो गया है, संपर्क से। इसका सही जवाब हो जाएगा संपर्क से, जो 3 नंबर में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे व वयस्क सीखते हैं। आपके ऑप्शन है 1 परिवार से, 2 विद्यालय से, 3 श्रेष्ठ जनों से, या 4 इन सभी से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 इन सभी से सीखते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है। आपके ऑप्शन है 1 उनसे प्रश्न करने को कहना, 2 विचारों का आदान प्रदान, 3 उन्हें निर्देश देना, या 4 उन्हें अपने विचारों से अवगत कराना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 उन्हें क्या करना? विचारों का आदान प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। आपके ऑप्शन है 1 सामाजिक मापदंडों का सदैव अनुपालन करना, 2 अपने सामाजिक मापदंड बनाना, 3 समाज में बड़ों का सम्मान करना, या 4 सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना। ये सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को युगम बनाने के अतिरिक्त ये भी सहायता करते हैं। क्या सहायता करती हैं? आपके ऑप्शन है 1 दुश्चिंता, 2 सामाजिकरण, 3 मूल्य द्वंद्व, या 4 आक्रामकता। इसमें से क्या जो है एक जो सहायता करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 सामाजिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सामाजिकरण है क्या है? सामाजिकरण आपके ऑप्शन 1 सामाजिक मापदंडों में परिवर्तन, 2 शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, 3 समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, या 4 समाज के मापदंडों के साथ अनुकूलन। तो सामाजिकरण किसको हम कहेंगे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 समाज के मापदंडों के साथ अनुकूलन।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से किसका मिलान उचित है? उचित मिलान को चयन करना है। आपके ऑप्शन है 1 शारीरिक विकास जो कि वातावरण, 2 है संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता, 3 सामाजिक विकास वातावरण और 4 संवेगात्मक विकास परिपक्वता। तो इसमें से सही मिलान कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 सामाजिक विकास और वातावरण एक सही मिलान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सामाजिकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और आपको बताना है निम्न में से कौन सा होगा। इसमें आपके ऑप्शन है 1 विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, 2 व्यक्तित्व विकास, 3 बच्चों को लेबलों में समायोजित करना और 4 संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2 व्यक्तित्व विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जब कभी 2 या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन क्या है? बताना है। आपके ऑप्शन है 1 आंशिक रूप से सत्य है, 2 सत्य है, 3 कदाचित सत्य है या 4 असत्य है। तो यह कथन किस प्रकार से है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 सत्य है। यह कथन पूरी तरह से सत्य है, ठीक है ना, प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चेस तथा कार्ड को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है 1 लड़ाई वाले खेल में, 2 बौद्धिक खेल में, 3 प्रतियोगिता खेल में या 4 गतिमान खेल में। किसमें इसको वर्गीकृत किया जा सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 बौद्धिक खेलों के रूप में इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए क्या होना चाहिए? आपके ऑप्शन है 1 पाठ्य पुस्तक में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने चाहिए, 2 चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए, 3 नंबर है कक्षा गतिविधियां इस प्रकार से हों कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके, ये 4 कह रहा है महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ानी चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 कक्षा गतिविधियां इस प्रकार से हों कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठचर्चा विद्यमान रहती है जिसमें निहित है। क्या निहित है? आपके ऑप्शन है 1 परिवारों के माध्यम से विद्यार्थियों का समझौतापूर्ण व प्रतिरोधात्मक सामाजिकरण, 2 कह रहा है मूल्य व आवृत्तियों का शिक्षण एवं आकलन, 3 नंबर कह रहा है बलात्मक अधिगम चिंतन व समकक्षी साथी एवं अध्यापक की अनुकृत द्वारा विशेष रूप से अपनाया जाने वाला व्यवहार, और 4 नंबर कह रहा है अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाला सामाजिक भूमिकाओं से संबंधित अनौपचारिक संकेत। तो इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आप लोग इतने बड़े जो क्वेश्चन रहे उनको ध्यान से वीडियो पॉज करके पढ़ लिया करिएगा, फिर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? आपके ऑप्शन है 1 स्वास्थ्य क्लब, 2 परिवार, 3 इको क्लब या 4 सार्वजनिक पुस्तकालय। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 सार्वजनिक पुस्तकालय। जैसे हमने कई क्वेश्चन देखे हैं कि बहुत लेंदी होते हैं, तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि परीक्षा में उन क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं क्योंकि देखने में बहुत लेंदी होते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यदि आप उनको ध्यान से पढ़ेंगे तो उनका क्वेश्चन उसी में छिपा रहता है, उनका जवाब उसमें में छिपा रहता है क्वेश्चन में ही। इसलिए यदि आपको टाइम मिलता है तो क्वेश्चन को जरूर ध्यान से पढ़ें। एक बार ये ध्यान से पढ़ देंगे तो उसका जवाब मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? आपके ऑप्शन है 1 उद्दीपन व प्रतिक्रिया पर, 2 लिंगी या प्रसूति स्तर पर, 3 उद्यम के मुकाबले में हीनता पर स्तर पर या 4 क्रिया प्रसूति जिसको हम सक्रिय अनुबंधन बोलेंगे, ये सक्रिय अनुबंधन पर। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है, किसका कथन है? आपके ऑप्शन है 1 हरलाक का, 2 टीपी नंद का या 3 मैकडूगल का या 4 रास का। तो किसका ये कथन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 हरलाक का। हरलाक जी ने ऐसा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षा का उद्देश्य है, जो शिक्षा हमको प्राप्त होती है उसका क्या उद्देश्य है? आपके ऑप्शन है 1 अच्छा नागरिक बनना, 2 ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हों, 3 व्यवहारिकता का निर्माण करना या 4 उपरोक्त सभी। तो इसका तो सही जवाब आप लोगों को पता भी हो गया होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? आपके ऑप्शन है 1 समूह कार्य में सक्रिय भागता तथा सामाजिक कौशल को सीखना, 2 नंबर कह रहा है बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो,
3 नंबर कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। 4 नंबर सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। ठीक है ना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। जैसा टीचर कहते हैं तो बच्चे वही मानते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं घर में हम कुछ भी बोलेंगे लेकिन बच्चे उसको स्वीकार करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनके टीचर जैसा कहेंगे वैसे ही वो चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। आपके ऑप्शन है 1, मूल्यों विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, 2, मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, या 3, घुलने मिलने तथा समायोजन की, 4, एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की। तो सामाजिकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, मूल्यों विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की एक प्रक्रिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख प्रकार है? आपके ऑप्शन है 1, कंप्यूटर, 2, आनुवंशिकता, 3, राजनीतिक दल और 4, परिवार। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, परिवार। ठीक है ना, परिवार इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। निम्न में से कौन सा कथन जो है उपयुक्त कथन है? आपके ऑप्शन है 1, सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। 2 नंबर कह रहा है जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम आवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। 3 नंबर कथन कह रहा है बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। 4 नंबर कह रहा है संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है। आप लोग देख भी रहे होंगे कि टीवी, मोबाइल ये सब बढ़ रहे हैं जनसंचार के माध्यम, और जनसंचार माध्यम आवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित भी करते हैं। ये सभी को देखने को भी मिल रहा है वर्तमान समय में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। आपके ऑप्शन है 1, मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, 2, आनुवंशिक संचरण, 3, एक संस्कृति की रीतियां और मापदंडों को सीखना, या 4, कौशलों का अर्जन। तो क्या शामिल नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, आनुवंशिक संचरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चे के सामाजिकरण में परिवार भूमिका निभाता है। किस प्रकार से भूमिका निभाता है? आपका ऑप्शन है 1, कम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, 2, रोमांचकारी भूमिका, या 3, मुख्य भूमिका, या 4, गौण भूमिका। किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाता है परिवार? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, मुख्य भूमिका निभाता है। जो परिवार है वो एक बच्चे के जीवन में मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है ना। एक प्रक्रिया है, अब बताना है खाली स्थान में क्या हो जाएगा। किस प्रकार की एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिष्य समाज के सक्रिय सदस्यों के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। आपके ऑप्शन है 1, सीखना, 2, परिपक्वता, 3, विकास, या 4, सामाजिकरण। इसमें से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, सामाजिकरण क्या है? एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिष्य समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? आपके ऑप्शन है 1, विद्यालय और पास पड़ोस, 2, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, 3, परिवार और रिश्तेदार, या 4, परिवार और पास पड़ोस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य जो हैं एक गौण वाहक हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? आपके ऑप्शन है 1, सामाजिकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती, 2, विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक होता है, 3, सामाजिकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है, या 4, विद्यालय सामाजिकरण का पहला मुख्य कारक होता है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, विद्यालय जो है सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का अंतरीकरण किस प्रकार से होता है, किस प्रकार में होता है बताना है। आपके ऑप्शन है 1, ईदम में, 2, अहम में, 3, परा अहम में, या 4, परिस्थितियों में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, परा अहम में। अब चलते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। फ्रायड के अनुसार, अब जो फ्रायड वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार कौन सा कथन है। आपके ऑप्शन है 1, ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को साधारण करने या पुनः स्मरण करने की सफलता को विस्मरण कहते हैं। दूसरा कथन कह रहा है विस्मरण का अर्थ है कि किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी प्रक्रिया को करने की असफलता। 3 नंबर कह रहा है विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति में अलग कर दिया जाता है। 4 नंबर कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3,
जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। विस्मरण वह प्रवृत्ति होती है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। जैसे हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं जो कि दुखद घटनाएं होती हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, विस्मरण की प्रवृत्ति के द्वारा अलग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 100 बाल विकास के क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका तो कुछ नहीं जाता, एक लाइक करने में पैसा तो लगता नहीं, कोई चार्ज नहीं लगता, लेकिन हमारे लिए वो एक लाइक बहुत मोटिवेशन का काम करता है। तो चलते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट को लेके फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत और आप अपना ख्याल रखिएगा।